नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग वैक्सीन को लेकर के बात करने आए हैं। क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि एंटीबायोटिक के बारे में जब पिछला वीडियो हमारा बना था तो उसमें कहा था कि वैक्सीन के विषय में बतलाएंगे कौन सी वैक्सीन अच्छी है, हमें कौन सी वैक्सीन लेनी चाहिए। मुख्यतः आज हम लोग 3 विषयों पर बात करेंगे। पहला विषय कि हमें कौन सी वैक्सीन लेनी चाहिए, इसका मतलब कौन सी वैक्सीन अच्छी है। दूसरा कि भारत में जो तीनों वैक्सीन्स हैं, इन तीनों वैक्सीन में क्या अंतर है, ठीक है, और इन तीनों में क्या अंतर है और इन तीनों का तुलनात्मक स्टडी किया जाएगा आज। और इसके साथ साथ तीसरा विषय हमारा होगा आज का कि वैक्सीन हमारे शरीर के भीतर किस तरीके से काम करता है, वैक्सीन हमारे शरीर के भीतर कैसे काम करता है, इस बात पे भी आज हम लोग देखेंगे। तो पहला विषय, हमें कौन सी वैक्सीन लेनी चाहिए। दोस्तों, अभी मार्केट में या आप देखते होंगे न्यूज में सभी जगह एक बात कही जा रही है कि स्पुतनिक वैक्सीन जो है 91%, कोवैक्सीन 80%, कोविशील्ड 70% कारगर है। मित्रों, यह जो बात कही जा रही है इसके आधार पर आप चयन कर रहे हैं कि नहीं, यदि 91% स्पुतनिक अच्छा है तो जब स्पुतनिक आएगा तब मैं स्पुतनिक वैक्सीन को लूंगा। यह गलत है, क्योंकि स्पुतनिक का ट्रायल अलग ज्योग्राफिकल एरिया में हुआ है, अलग क्लाइमेटिक कंडीशन में हुआ है और अलग कोरोना के वेरिएंट पे हुआ है। इसलिए यह कहना गलत है कि कौन सी वैक्सीन कितनी इफिशियंट है और उसकी इफिशियंसी के आधार पर आप वैक्सीन को तय करें कि मैं तो स्पुतनिक लूंगा या मैं किसी और वैक्सीन को लूंगा, इसको नहीं लूंगा, इसका इतना ही है, उसका उतना ही है। कोविशील्ड का जिस समय ट्रायल हुआ उस समय का कंडीशन अलग था, उस समय का ज्योग्राफिकल लोकेशन अलग था। जैसे हम बात करते हैं अमेरिका की वैक्सीन फाइजर मॉडर्ना वैक्सीन, इसका ट्रायल ओरिजिनल कोरोना वेरिएंट पर हुआ। उस समय ट्रायल हुआ जिस समय कोरोना के केसेस काफी कम थे। दोस्तों, आप मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। फाइजर मॉडर्ना वैक्सीन का ट्रायल शुरुआती समय में हुआ कोरोना के, जिस समय कोरोना के केसेस काफी कम थे और उसका ज्योग्राफिकल लोकेशन अलग था। उसी तरीके से जॉनसन एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की बात करते हैं। इस वैक्सीन का ट्रायल कोरोना के सेकेंड वेव में हुआ, सेकेंड वेरिएंट पर हुआ और इसका ट्रायल साउथ अफ्रीका में हुआ। तो आप बताइए इन दोनों वैक्सीन के इफिशियंसी की तुलना करना कितना जायज है। उसकी इफिशियंसी अपने ज्योग्राफिकल लोकेशन में है, अपने लोगों पर है, इसका ट्रायल अलग कंट्री, अलग क्लाइमेटिक कंडीशन में है और अलग क्या कहते हैं क्राइटेरिया पर है। तो क्राइटेरिया जो वैक्सीन की इफिशियंसी की है ना दोस्तों, वो अलग अलग है। इसलिए यह कहना गलत है कि ये वैक्सीन इतना इफिशियंट है इसलिए इसको ज़्यादा प्रीफर करना चाहिए। वैक्सीन वही अच्छा है। एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, उनका नाम है डेबरा फुलर, काफ़ी प्रतिष्ठित साइंटिस्ट हैं। इन्होंने कहा कि वैक्सीन वही अच्छी है जो आपको लग रहा है, आपको जो मिल रहा है वो वैक्सीन शानदार है। इसलिए आपको जो भी वैक्सीन अभी मिल रहा है आप जल्द से जल्द वैक्सीन को लें, क्योंकि वैक्सीनेशन होने के बाद ही हार्ड इम्यूनिटी होगा पॉपुलेशन का, और जब हार्ड इम्यूनिटी हो जाएगा तभी कोरोना के डिफरेंट डिफरेंट वेरिएंट पे रोक लगेगा। नहीं तो ऐसा नहीं है कि यदि हम वैक्सीन ले रहे हैं और हमारे परिवार के सदस्य नहीं ले रहे हैं तो फिर हम भी ज़्यादा सुरक्षित नहीं है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन होना चाहिए, वैक्सीनेशन ही इसका आधार है। दूसरा प्रश्न मित्रों कि कौन सी वैक्सीन कितनी कारगर है, किस वैक्सीन में क्या अंतर है, इन चीज़ों को आज हम लोग देखेंगे। देखिए दोस्तों, हमारे देश में अभी 3 वैक्सीन हैं, कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक। कोविशील्ड वैक्सीन का फॉर्मुलेशन ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के द्वारा हुआ है और इसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भारत में है, सीरम इंस्टीट्यूट के पास पुणे में। दूसरा वैक्सीन है कोवैक्सीन, इसका पूरा का पूरा फॉर्मुलेशन और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सारा भारत में ही है, भारत बायोटेक के पास है। और तीसरा है स्पुतनिक, इसका तो आप जानते हैं रशियन वैक्सीन है, लेकिन इसके लिए भी अभी बात चल रही है और काफ़ी हद तक बात आगे बढ़ भी चुकी है। डॉक्टर रेड्डी लैब में शायद इसको बनाया जाए और ये जल्द ही आपके पास उपलब्ध भी होगा। कोविशील्ड की बात करें तो इसमें कॉमन वायरस एडिनो वायरस को वेक्टर के रूप में यूज किया गया। वेक्टर किसको कहते हैं, वेक्टर समझिए, वैक्सीन को आपके शरीर में डालना है तो वैक्सीन में क्या किया गया है, स्पाइक प्रोटीन, अभी मैं समझाऊंगा स्पाइक प्रोटीन क्या है। वैक्सीन में स्पाइक प्रोटीन को डाला गया है कोरोना के, और उस स्पाइक प्रोटीन को किसके माध्यम से आपके बॉडी तक पहुंचाया जाएगा, तो एक जनरल वायरस है जिसका नाम है एडिनो वायरस, जो
किस जनरली हमारे शरीर में आता है, सिंपल डिजीज काउज करता है, उस वायरस के मदद से आपको पैसिव फॉर्म में स्पाइक प्रोटीन को आपके बॉडी के अंदर डाला जा रहा है। कोविशील्ड में समझिए बात को, कोविशील्ड में एडिनो वायरस के, एक वायरस के मदद से उसको पैसिव कर करके आपके शरीर में कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन को डाला जा रहा है। यह स्पाइक प्रोटीन के ही कारण कोरोना इतना खतरनाक होता है, तो उसको आपके शरीर में डाला जा रहा है ताकि आपकी इम्यूनिटी उसको पहचान सके। स्पुतनिक में भी यही बात है, वहाँ डबल स्पाइक प्रोटीन डाला जा रहा है, यहाँ सिंगल। ठीक है, तो ये सब मैसेंजर आरएनए के थ्योरी पर बेस्ड है, कोविशील्ड भी, स्पुतनिक भी, ये सब। और कोवैक्सीन की बात करें तो इसमें पूरी तरीके से कोरोना वायरस को ही पैसिव फॉर्म में करके आपके बॉडी में डाला जा रहा है ताकि आपका इम्यून सिस्टम पूरा उसको एनालाइज कर सके, उसका स्टडी कर सके। आप गैप की बात करें तो पहले तो इसमें 1 महीना का करीब करीब गैप था, अब 6 से 8 वीक का गैप हो गया है। कोवैक्सीन में अभी भी गैप 28 दिन का है और स्पुतनिक में 4 से 8 सप्ताह का गैप है। थोड़ा कोविशील्ड के केस में ब्लड क्लॉटिंग के केसेस आ रहे हैं, लेकिन इस पे भी रिसर्च चल रहा है, लेकिन फिर भी कोविशील्ड ज़्यादा ठीक है। इसकी प्राइस की बात करें तो 200 से 250 रुपया इसका प्राइस है। कोवैक्सीन का प्राइस 175 से 200 रुपया है और 700 से 750 स्पुतनिक का माना जा रहा है प्राइस होगा। कोविशील्ड 70% एफिशिएंट है, कोवैक्सीन 80% एफिशिएंट है और स्पुतनिक 91% एफिशिएंट है। लेकिन यहाँ फिर आप समझिए, एफिशिएंसी का क्राइटेरिया अलग अलग ज्योग्राफिकल लोकेशन है, अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन है, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग कोरोना का वेरिएंट है, इसलिए आप कोविशील्ड को कम और स्पुतनिक को ज़्यादा अच्छा नहीं माने। ठीक है दोस्तों, अब आइए हम इस बात पे बात करते हैं कि वैक्सीन कैसे काम करता है हमारे शरीर में। तो आइए इसको समझते हैं, ये देखते हैं कि वायरस किस तरीके से हमारे शरीर पे काम करता है और वैक्सीन कैसे उसको रोकता है। देखिए एक बात याद रखिए, कोरोना का जो वायरस है यह लंग्स को इन्फेक्ट करता है। इसका मतलब यह लंग्स के सेल को इन्फेक्ट करता है। देखिए ये ह्यूमन का लंग्स है, इस लंग्स में ये एल्वियोलाई है, ये सब एल्वियोलाई हैं, बैलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। और ये कोरोना वायरस जब जैसे आपके बॉडी में गया तो जाने के बाद ये यहाँ के सेल्स के पास जाता है। यहाँ के सेल को यदि हम थोड़ा सा जूम करके देखें, इसको थोड़ा साइज बड़ा करके देखें, तो ये मान लीजिए वहाँ के सेल्स हैं। इन सेल्स के ऊपर ऐसे रिसेप्टर लगे होते हैं, इस तरीके से यहाँ रिसेप्टर लगे होते हैं। इन रिसेप्टर्स का काम होता है कि देखिए सेल में सेल मेम्ब्रेन होता है, आप जानते हैं, जैसे घर में दरवाजा होता है वैसे ही सेल में सेल मेम्ब्रेन होता है, ताकि बाहर की चीज़ें जो हैं उसमें अनावश्यक रूप से नहीं आ सके। सेल मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल होता है, अर्ध परागम्य होता है, अर्थात उसमें सारी चीज़ें अंदर नहीं जा सकती, उसमें टनल प्रोटीन होते हैं, अर्थात ऐसे रिसेप्टर बने होते हैं जिसकी मदद से यदि आवश्यक चीज़ें हैं तो इन रिसेप्टर्स की मदद से सेल के अंदर जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे सेल में होते हैं, लंग्स के भी सेल में होंगे। कोरोना का जो ये वायरस है, ये कोरोना का वायरस है, ये वायरस का ये जेनेटिक मटेरियल है। ये क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। जेनेटिक मटेरियल है तो कोरोना का जो जेनेटिक मटेरियल है वो आरएनए है। क्या है? आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड है। जबकि और आप याद रखें, एनिमल सेल्स में जो वायरस होते हैं, एनिमल बॉडी में जो वायरस होते हैं इन्फेक्ट करने वाले, वो प्राय डीएनए के और प्लांट वाले आरएनए के होते हैं। तो ये जो वायरस है ये आरएनए कंटेनिंग जेनेटिक मटेरियल है। इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो आरएनए है और ये इसके प्रोटीन है। प्रोटीन पार्ट है। वायरस में दो ही चीज़ होता है, या तो जेनेटिक मटेरियल और प्रोटीन होता है। भगवान ने एक छोटा सा बात है कि भगवान ने जब इंसान को बनाया तो उसको काफ़ी शक्तिशाली बनाया, उसने एंटीबायोटिक बनाया और 90% डिजीज पर उसने क्या कहते हैं उस पर कब्जा कर लिया। तो अब इंसान के अंदर घमंड हुआ। भगवान ने कहा ठहर जाओ ठहर जाओ, तुम्हारे लिए एक ऐसा ऑर्गेनिज्म भेजते हैं जिस पर कंट्रोल करना तुम्हारे वश का नहीं। और ह्यूमन को सबसे ज़्यादा प्रभावित किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने किया तो इस वायरस ने किया। जब वायरस आया तो वायरस के विषय में आप जानते हैं, वायरस कनेक्टिंग लिंक है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में, अर्थात जीवित और मृत के बीच में यह कनेक्टिंग लिंक है। मतलब वायरस इस बोर्ड पे है तो मरा हुआ है, जैसे ही हमारे टच में आया, सेल के टच में आया, जिंदा हो गया। क्योंकि वायरस का कोई सेल ऑर्गेनल्स नहीं है, केवल एक प्रोटीन का कोट है और उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है।
यह जेनेटिक मटेरियल आरएनए भी हो सकता है और डीएनए भी हो सकता है, जो कि इसके गुण को इससे इसके अगले पीढ़ी में लेकर के जाएगा। इसलिए यह जो है काफी खतरनाक हो जाता है। तो अब यहाँ हमने बताया कि हर सेल में सेल रिसेप्टर होते हैं। क्या होते हैं? सेल रिसेप्टर होते हैं। ये रिसेप्टर्स जो होते हैं, ये रिसेप्टर क्या करते हैं? जरूरी चीजों को अटैच कर करके सेल के अंदर लाते हैं। कोरोना का ये जो प्रोटीन है, इसको स्पाइक प्रोटीन कहते हैं। हमने पहले बताया है कि स्पाइक प्रोटीन को कोविशील्ड और स्पुतनिक में इसी स्पाइक प्रोटीन को डाला गया है एडिनो वायरस के अंदर, और उसको हमारा इम्यून सिस्टम पढ़ता है। तो ये स्पाइक प्रोटीन है। ये स्पाइक प्रोटीन क्या करता है? ये स्पाइक प्रोटीन इस सेल रिसेप्टर के साथ अटैच होकर के अंदर चला जाता है, क्योंकि ये सेल रिसेप्टर इसको अंदर ला सकता है। ठीक है, इसलिए कोरोना हमारे लंग्स को प्रभावित करता है, और जब अंदर जाता है तो इसकी दिन दुगुनी रात चौगुनी रेप्लिकेशन होती है, और ये काफी संख्या में हमारे बॉडी में होकर के हमको संक्रमित करता है, प्रभावित करता है। इसको यदि कंट्रोल नहीं किया गया तो डेथ तक हो सकता है। अब उस समय क्या होता है, जब इसकी संख्या सेल लंग्स के अंदर बढ़ रही है, तो हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम जागता है, सैनिक। वो क्या करता है? इसको ब्लॉक करने की कोशिश करता है, इस स्पाइक प्रोटीन को। तो इसको ब्लॉक कैसे करेगा? इसके पास एंटीबॉडी बनाता है। क्या बनाता है? एंटीबॉडी। हमारा इम्यून सिस्टम बना रहा होता है, बिना कोई दवा के भी, ऐसे जनरली भी बना रहा होता है एंटीबॉडी, और इसके स्पाइक प्रोटीन को रोक देता है। अब इसके स्पाइक प्रोटीन को जाम कर दिया गया। अब ये स्पाइक प्रोटीन जब बंध गया तो ये इसके साथ अटैच ही नहीं हो सकता है, क्योंकि ये फ्री है नहीं। लेकिन इतना ज़्यादा इम्यून सिस्टम हमारा मजबूत नहीं है, जिनका कमजोर है उनका एंटीबॉडी कम बनता है, तो यह अपना काम करते रहता है। जिनका इसको कंट्रोल कर लेता है वो कोरोना से ग्रसित होने के बाद फिर स्वस्थ हो जाते हैं। तो इस तरीके से अब वैक्सीन क्या करता है हमारे बॉडी में आने के बाद? चूंकि आपको मालूम है कोविशील्ड की बात करें, स्पुतनिक की बात करें, तो उसमें ये स्पाइक प्रोटीन बना के आपको भेजा गया है आपके बॉडी के भीतर। सिर्फ ये स्पाइक प्रोटीन, तो हमारा इम्यून सिस्टम इस स्पाइक प्रोटीन के स्ट्रक्चर को समझता है, और तेजी से जिस स्पाइक प्रोटीन को बनने में हमारा इम्यून सिस्टम को टाइम लगा रहा था, बनाने में टाइम लग रहा था, उसको हमारा बॉडी काफी तेजी से बनाना स्टार्ट कर देता है। और जब ये तेजी से, चूंकि आपके पास उसका स्टडी है, आपको पता है कि इसका फॉर्मूला क्या है, स्पाइक प्रोटीन को कैसे बनाना है, आपका इम्यून सिस्टम वैक्सीनेशन के बाद जान गया, आपका प्रतिरक्षा तंत्र प्रणाली वैक्सीन को डालने के बाद जान गया कि अच्छा इसका स्पाइक प्रोटीन का स्ट्रक्चर ऐसा है, तो तेजी से वैसा स्पाइक प्रोटीन को रोकने के लिए एंटीबॉडी बनना स्टार्ट हो जाता है, और इसको पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया जाता है वैक्सीनेशन के बाद। यही है वैक्सीन का मैकेनिज्म। वैक्सीन यही करता है, जो एंटीबॉडी हमारा शरीर बना रहा था पहले से, इस एंटीबॉडी के बनाने के स्पीड को बढ़ा देता है, ताकि ये वायरस का जो स्पाइक प्रोटीन है इसको बांध दिया जाए सारे वायरस के, और ये सेल रिसेप्टर में अटैच होकर के हमको प्रभावित ज़्यादा से ज़्यादा नहीं करें। तो यही मैकेनिज्म है वैक्सीनेशन का। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे डीएनए और आरएनए पर।